गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी क्लास लाइव नहीं होने वाली। आज आपकी जो क्लास है वो आपको वीडियो दे रहा हूँ। उसका कारण भी है क्योंकि आज मुझे वेक्टर लगा के आप सब लोग एक आध हफ्ते में खूब पक गए थे, बढ़िया नफे तुले पके हैं। तो अब करना क्या है कि अभी प्रोजेक्टाइल मोशन को हमें, क्योंकि आपने जो वेक्टर का चैप्टर अपने कुमार मित्तल में देखा होगा तो वो वेक्टर एंड प्रोजेक्टाइल है। तो हमें क्या करना है, प्रोजेक्टाइल का सिनेरियो आज पूरा कर देना है। कुछ बढ़िया एग्जाम्पल कल निधि ने भेजे थे तो उन्हीं को मैं वैसे भी उन्हीं को ले आके बताता भी हूँ, तो वो तुम्हारा एक सिनेरियो एकदम ओपन व्यू कर देंगे। और अभी वेक्टर की कंसेप्ट में वो नदी नाव वाले सवाल, वर्षा होने वाले सवाल एनसीईआरटी में भी घुसे हैं। एससी वर्मा में उसी रेस्ट एंड मोशन के नाम से चैप्टर होगा। एससी वर्मा में चैप्टर रेस्ट एंड मोशन, जस्ट आगे वाला चैप्टर नंबर 3 जो है वो रेस्ट एंड मोशन है। तो उसमें क्या है कि वो नदी वाले सवाल, वर्षा वाले सवालों का खूब बड़ा सा ग्रुप है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको इसमें एससी वर्मा में ले चलूँगा तो इसमें रेस्ट एंड मोशन में मोशन वाला चैप्टर भी डिस्कस किया इन्होंने। इसमें गति के समीकरणों का यूज आना, तो वो सारे केस उन्होंने अलग से स्पष्ट किए हैं। तो इसमें क्या करूँगा, क्योंकि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पहले पढ़ाने जा रहा हूँ, तो क्या करूँगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने क्वेश्चंस, चाहे वो एग्जाम्पल हों या एक्सरसाइज हों, मैं उनको क्या कर दूँ, स्पेसिफाई कर दूँगा कि आप इन सवालों को हाथ लगाइए। और फिर जब मोशन इसके बाद पढ़ाऊंगा तो फिर आपको मोशन के सारे सवाल लगवाऊंगा। तो एससी वर्मा अपनी बढ़िया सी ब्रांड बुक है, उसके साथ अपना वर्क करना हो तो एक क्वालिटी व्यू तक चाहिए, आपको सबको पता है। और आपका क्योंकि अभी 11 तक का पोर्शन हमारे बच्चों का बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल अभी ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं, तो मैं बेतहासा कंसेप्ट को लिए चला जा रहा हूँ। 11th के आधार पर तुमको मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूँ। 11th की वही थ्योरी के आधार पर पहले 11th वाली किताब यानी अपने कुमार मित्तल को मन लगा के कर ले, और कुमार मित्तल के साथ क्या करें, फिर आप एससी वर्मा का सेगमेंट सॉल्व करें। तो अब एससी वर्मा में क्या, 2 तरह के क्वेश्चन अभी इस चैप्टर में आपको हाथ लगाने हैं। एक वो नदी नाव वर्षा वाले सवाल, और दूसरा प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो जो एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे मैं खुद बताऊंगा, और एक्सरसाइज में आपको मैं ट्रिक कर दूंगा, पहले से बता दूंगा कि इन नंबर्स को आपको करना है, इन नंबर्स पर अभी हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि जो मोशन के सवाल होंगे उन पर अभी उंगली नहीं करनी है आपको। जब मैं मोशन पढ़ा दूँ, एग्जाम्पल्स वगैरह करा दूँ, तो फिर मोशन भी करना है। तो इस चैप्टर में द्व्यर्थी मामला हो गया है। तो जब प्रोजेक्टाइल का मामला है तो सिर्फ प्रोजेक्टाइल करेंगे, और जब रेस्ट एंड मोशन होगा तो रेस्ट एंड मोशन लेकर आएंगे। तो चलिए इसी कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने क्या कहा, जब तक थ्योरी में आपकी क्लियरेंस नहीं है तब तक जिंदगी में कभी आपका आगे बढ़ना तय नहीं। फिजिक्स जैसे खूबसूरत से चैप्टर में पहले आज आपको पढ़ाता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पहले आज बेसिकली आज के लेक्चर में चैप्टर की थ्योरी का ब्रीफिंग है। कंसेप्चुअल थ्योरी है। अगर थ्योरी पर आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है तो फिर आप न्यूमेरिकल बनाने में परेशानी कभी महसूस नहीं करते। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, सबको इतना आइडिया होगा कि क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। हमें करना क्या है कि कोई एक बॉडी किसी ऐसे कोण पर ऐसे एक एंगल बनाते हुए किसी वस्तु को ऐसे आसमान की तरफ उछाल देना है, ऐसे हवा में फेंक देना है। तो आप जब उसे वेलोसिटी देंगे तो वो वेलोसिटी मान लीजिए कुछ u है, उसे कुछ एंगल हम थीटा बनाते हुए चलेंगे। तो आपको क्या पता है कि ऐसे सीधे चलती रहेगी? आप बोलेंगे नो, कट नेवर, पॉसिबल नहीं कि ऐसे जाए। ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉडी ऐसे फेंकी अवश्य जाएगी, लेकिन गिरेगी यहाँ जा कर के। तो जब आप ऐसे फेंकने पर ऐसे इसको गिराते हैं तो इसका पाथ कैसा है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना। यह हवा में कितनी देर रही यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। यह कितनी दूर जाके गिरी यानी रेंज निकालना। कितनी ऊंचाई तक चढ़ी यानी मैक्सिमम हाइट निकाला। ये इसकी बेसिक थ्योरी होगी जो सिर्फ 15 मिनट में आपका कंसेप्ट क्लियर करा के जाएगी। और फिर उसी थ्योरी के ऊपर आप एससी वर्मा जैसी किताब का एक एक सवाल आप हमारे साथ लगाइएगा। हम दावेदार हैं इस बात के कि अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आप लगा पाएंगे। इसीलिए किताब का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की इतनी डीप लेवल, इतनी बेसिक लेवल की कंसेप्ट एससी वर्मा साहब ने हाथ में पकड़ी हैं कि अगर आप इसे लगाना जानते हो तो फिर बिल्कुल संभावना आपकी ना के बराबर है कहीं फंसने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने एक वेलोसिटी u से इसको फेंक दिया। तो कल ही बात वेक्टर खूब हम लोगों ने पढ़ा, तो वेक्टर में घटक तोड़ना बच्चों को हमने खूब बढ़िया से सिखाया। देखिए बिल्कुल वेक्टर की कंसेप्ट को प्रिपेयर करता हुआ थॉट है। तो अगर ये u है तो इधर की तरफ u cos थीटा हो जाएगा, आपको पता ही होगा, और ये u sin थीटा है।
यू कॉस थीटा को हमारी फिजिक्स की भाषा में कहा गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या नाम दिया आपने इसका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक सेकंड में ये फ़ोन को अपने साइलेंट उसमें मोड में लगा दूं तो बात बने, नहीं तो फिर कोई डिस्टर्ब ना कर दे। जी, बी कंटिन्यूअस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा गया इसे। और यू साइन थीटा को हमारी फिजिक्स की भाषा में वर्टिकल कंपोनेंट कहा गया, ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, दिस इज नेवर चेंज, नेवर चेंज। यू कास थीटा का मान जब से बॉडी चलना शुरू करती है, जब तक गिर नहीं जाती तब तक कभी बदलता नहीं है। और वर्टिकल कंपोनेंट जो यू साइन थीटा है, इट इज़ ऑलवेज चेंज। अभी मैं दिखाता हूँ, ऑलवेज चेंज, ये हमेशा बदलता है। यू कॉस थीटा कभी नहीं बदलता, यू साइन थीटा हमेशा बदलता है। चाहे देखो आपने इस पार्टिकल को यहाँ से स्ट्रेट फेंका है, ऐसे जा रहा है, तो इसके दो घटक टूटे, यू कॉस थीटा, दूसरे का नाम यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा सीधे चलता रहा, यू साइन थीटा ऊपर को चढ़ता रहा। देखो यू कॉस थीटा जो है ये वेलोसिटी हमेशा सदैव इसको जिम्मेदार होगी सामने ले जाने के लिए, और यू साइन थीटा सदैव जिम्मेदार होगी ऊपर चढ़ाने के लिए। और तुमने बिल्कुल लाइवली देखा होगा, किसी पत्थर को या किसी भी चीज़ को एकदम ऐसे ऊपर को उछाल दीजिए, तो जैसे जैसे वो ऊपर को जा रहा होगा, ऊपर को जाते हुए लगातार उसका वेग घटेगा। एक स्टेज पर जाने के बाद वापसी करेगा तो उसका वेग लगातार बढ़ेगा, जाते जाते खत्म हो जाएगा, फिर वापसी आएगा तो बढ़ेगा। यानी यू साइन थीटा चलने से गिरने के दौरान लगातार बदलता है, यानी यू साइन थीटा का मान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन यू कॉस थीटा कभी बदलता नहीं है। और वेक्टर की ही एक मुख्य कंसेप्ट है जहाँ से आप इसको बढ़ा रहे हो, यू का एक घटक टूटा, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। हम आपसे कहेंगे यू कॉस थीटा क्या करता है, तो आप हमें एक जवाब देंगे, गुरुजी यू कॉस थीटा का काम है, ये क्षैतिज वेग है और क्षैतिज वेग का काम है सदैव इसको आगे बढ़ाना, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कभी बदलती नहीं है। और यू साइन थीटा क्या करती है, हम कहेंगे यू साइन थीटा का काम है इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर हवा की तरफ ऊंचाई में ले जाना, और एक ऊंचाई पर जाने के बाद ये वेग खत्म हो जाता है, और फिर वापसी में ये वेग लगातार बढ़ते हुए जब ज़मीन पर आके गिरता है, तो अगर ज़मीन पर इस समय पर जब फेंका था तो यू कॉस साइन थीटा ऊपर को था, तो इस ज़मीन पर पहुंच के यू साइन थीटा नीचे को हो जाएगा। और मैंने कहा यू कॉस थीटा कभी बदलता नहीं है, तो यहाँ गिरने के दौरान भी यू कॉस थीटा अभी भी मौजूद रहेगा। तो आपने कभी देखा होगा जब बैट्समैन बॉल को हिट कर देता है, छक्का ऐसे मार देता है, तो अगर वो गेंद बाउंड्री के पहले गिर गई, देखिए ये बाउंड्री थी, गेंद अगर बाउंड्री के पहले गिर भी गई तो फिर लुढ़कते लुढ़कते बाउंड्री तक चली जाती है। तो वो लुढ़काने का काम आपको पता है कौन करता है, यू कॉस थीटा। अगर ये भी खत्म हो जाता तो गेंद ऐसे गिरती, यहीं धप्प हो जाती, छक्के के लिए गेंद, अगर फिर चौका कभी न जाती, छक्के के लिए गई गेंद चौका कभी न जाती। जैसे मान लो बाउंड्री तुम्हारी ये थी, हिटिंग में थोड़ी ताकत कम रहेगी तो हो सकता है बाउंड्री को थोड़ा पहले गिरे, लेकिन पहले गिरते ही फिर फर्राटे से बाउंड्री की तरफ भाग जाती है। तो भगाने वाला कौन है, यू कॉस थीटा, जो कभी बदलता नहीं है। नहीं तो वो गेंद आकर ये टप से गिर नहीं जाती, रुक जाती, क्योंकि इस जगह पर ये वेलोसिटी ऊपर को यू साइन थीटा थी, नीचे की तरफ यू साइन थीटा बनी रही, तो इसका तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस वेलोसिटी ने इसको लगातार भगाना है। सुनो, क्षैतिज घटक को यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट का नाम यू साइन थीटा दिया जाता है। अब आगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन टी सेकेंड इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस। अब टी टाइम तक ये प्रोजेक्टाइल चला है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में चली गई दूरी को हम एक्स कहेंगे। क्षैतिज दूरी बराबर बचपन से अब तक पढ़ते रहे हैं क्षैतिज वेग गुणते समय, और तुमको पता है कि जब कोई वस्तु सामने की तरफ सीधे फेंकी गई है तो इसका ये वाला घटक कभी बदलता नहीं है, यू कॉस थीटा का मान कभी नहीं बदलता। और जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो वेग गुणते समय होता है। तो क्षैतिज दूरी इधर सामने की तरफ चली गई दूरी एक्स होगी, और सामने की तरफ चलने वाला वेग यू कॉस थीटा, तो दूरी बराबर चाल गुणते समय। अब इसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल
बाई प्रोजेक्टाइल इन वाई एक्सिस। देखो तुमको पता है कि जब आपने इसको ऐसे फेंका था तो इसके दो घटक टूटे थे, एक यू कॉस थीटा एक यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा का एक केवल काम है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये कभी बदलेगा नहीं और स्ट्रेट इसको चलाएगा एक समान चाल से। और यू साइन थीटा का काम है जैसे ही यहाँ से हिटिंग शुरू होगी ऊपर को चढ़ना शुरू होगा, ये लगातार वेग बदलता जाएगा, यानी ऊपर को चढ़ते हुए घटता जाएगा, यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा, नीचे आके बढ़ता रहेगा। तो जब ऊपर की तरफ जो जाने वाला वेग है वो लगातार बदल रहा है, यानी इसमें ऊपर को चढ़ते हुए मंदन, नीचे को उतरते हुए त्वरण। और गति का जो दूसरा समीकरण होता है सभी बच्चों को पता होगा, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऊपर की तरफ जाना मेरा यच है, यच को ही हमने वाई कह दिया है। तो जरा बताइए ऊपर की तरफ जब इसने चलना शुरू किया था तो ऊपर की तरफ जाने वाला इस जगह पर प्रारंभिक वेग कितना था? तो प्रारंभिक वेग u की जगह प्रारंभिक वेग होता है, आपने सुना होगा u साइन थीटा, t की जगह t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे ऊपर से t की वैल्यू हम उठा के यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, u साइन थीटा, t की वैल्यू यक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी और x की जगह पर यू स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा। 4 to 5 डेज, 4 से 5 दिन हम आपका समय लेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन को बिल्कुल गहराई में उतर जाके पढ़ने और पढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए हौसला छोड़ने का मामला नहीं है, आपको करना पड़ेगा। यक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी, मैं बिल्कुल बेसिक से जैसे 11th वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा डीप में जा कर के। ये वो संबंध है जिसको आपने क्लास 11th में देखा होगा और कक्षा 11 की परीक्षा में जब बच्चे 11 की परीक्षा देते हैं, अगर मौका मिलता है तो आता है सवाल, सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो आपने इस अंतिम समीकरण में देखा है यक्स की 2 घात और वाई की 1 घात है, ये चिल्ला चिल्ला के बताती है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है। तो ये रहा एक इक्वेशन जिससे हमने ये प्रूव करने में कामयाबी पाई कि प्रोजेक्टाइल का पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। और ये इतनी यूज़फुल रिलेशन होगी कि अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये इक्वेशन जाके बैठेगी और ये इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल को अंजाम तक पहुंचाएगी। अभी सिर्फ हम क्या करने में कामयाब रहे, हम ये सिद्ध करने में कामयाब रहे हैं कि किसी बॉडी को किसी एंगल पर फेंक दिया जाए तो उसका जो मार्ग होता है वो परवलयाकार होता है, अर्थात प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। 2-3 इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं कि यू कॉस थीटा कभी नहीं बदलता क्योंकि ये तो सीधे चलना है, और यू साइन थीटा ऊपर को चढ़ते हुए लगातार घटेगा, नीचे को आते हुए लगातार बढ़ेगा। राइट, तो ये था एक पार्ट, सिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है। लेकिन अभी प्रक्षेप नहीं खत्म हुआ, इसके और चीज़ों पर हम विचार करेंगे। यहाँ से इसे हटाते हैं और आपको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज देते हैं। आपको मैंने शुरुआत में चर्चा की कि आप इसको यहाँ से फेंक देंगे तो आपको जानना जरूरी है कि कितनी देर में यहाँ गिरेगा। तो जितनी देर में यहाँ गिरेगा, इस गिरने वाले समय को हमारी फिजिक्स की भाषा में नाम दिया था टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर में ये उड़ता रहा, कितनी देर में ज़मीन पर गिरा। तो भैया आपको मैंने बताया कि जब ये पार्टिकल यहाँ से फेंका जाएगा तो इसके तुरंत 2 घटक टूटेंगे, ये तो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ऊपर को चढ़ते 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 ये वाली वेग लगातार चढ़ते हुए स्टॉप पॉइंट पर जाके ये वाला वेग समाप्त हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाने वाला वेग समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये कभी बदलता ही नहीं है, तो ये कभी इस पॉइंट पर पहुंचने के बावजूद बदलेगा नहीं, यानी यू कॉस थीटा मेंटेन रहेगा। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, ये तो ऊपर चढ़ते चढ़ते ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर ख़त्म ना होता तो ये और ऊपर को चढ़ता, अगर ये वाला वेग ख़त्म ना होता तो और ऊपर को ना जाता। लेकिन अगर येहू ख़त्म हो जाता तो फिर ये वस्तु यहीं पर टपक जानी चाहिए थी, कभी आगे को जाती नहीं। लेकिन आपने देखा होगा किसी को ऐसे हिट किया तो ऐसे जाके गिरती है। अगर बाबू ये भी ख़त्म हो जाता यू कॉस थीटा तो यहीं टपक ना जाता। तो जस्ट ए सिंपल कंसेप्ट, वनली एंड वनली कंसेप्ट। तो हमको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम कहेंगे एट टॉप पॉइंट, एट टॉप
पॉइंट उच्चतम बिंदु पर। तुमको पता है गति का प्रथम समीकरण v बराबर u माइनस जी टी होता है। ऊपर जाने के लिए v बराबर u माइनस जी टी। तो उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग जो इसे ऊपर ले जाने का काम करता है, ऊपर ले जाने का सारा काम इसके हवाले है, तो इसका अंतिम वेग उच्चतम बिंदु पर शून्य हो गया है। ऊपर चढ़ने के लिए ये प्रारंभिक वेग का काम करता है। जो प्रारंभिक वेग था वो u साइन थीटा था, g था, टी था। तो टॉप पॉइंट तक जाने का समय अगर मैं आपसे निकालूं तो आप बता देंगे कि गुरुजी ये यू साइन थीटा अपान जी आ गया है। लेकिन हम तो निकालने चले थे टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब जितनी देर तक उड़ा, ये तो केवल चढ़ने का टाइम है, उतरने का टाइम भी तो उतना ही होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी कहा जाता है। इसी का जस्ट डबल करने का मामला आता है जो कि 2u साइन थीटा अपान जी होता है। बहुत व्यवहारिक साइंस होता है, कंसेप्ट तक पकड़ोगे पहुँचोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। देखिए विज्ञान कितना सरल है, आपको मैं समझाना चाहता था। देखो यहाँ से आपने जब ऐसे हिट किया तो ये कभी बदलेगा नहीं, कभी ख़त्म ना होगा ना कभी बदलेगा। जितना यहाँ था उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, गिरने तक भी उतना ही मेंटेन रहेगा। लेकिन यू साइन थीटा क्या करता है, लगातार चढ़ते हुए ऊपर को घटता है, नीचे उतरते हुए बढ़ता है। तो इसीलिए जब यहाँ पर आके पार्टिकल गिरता है तो इसकी ये वेलोसिटी यू कॉस थीटा हमेशा यू कॉस थीटा रहती है। लेकिन चढ़ते समय यू साइन थीटा थी तो गिरते समय भी यू साइन थीटा होगी, लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन नीचे को होगा। चलिए, तो हमने देखा कहा एट टॉप पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर, एट टॉप पॉइंट हमने गति का समीकरण लगा दिया। टॉप पॉइंट पर गए तो गति का समीकरण अंतिम प्रथम वाला लगाया तो टॉप पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, क्योंकि ऊपर ले जाने का काम इसका था। u हमारे पास है, g हमारे पास है, t हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद दूसरा पैरामीटर हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। हमें पता लगाना चाहिए कि ये कितनी अधिकतम ऊंचाई तक गया है, ये हाइट क्या है इसकी। तो अगर आप ये हाइट निकालना चाहते हो तो गति का तृतीय समीकरण बच्चों को अभी इतना तो पता ही होगा, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2h। तुमको पता है इसको ऊंचे ले जाने के लिए यही जिम्मेदार है, इसका काम केवल सामने ले जाना है, इसको ऊंचा उठाना नहीं है। तो तुमको पता है एट टॉप पॉइंट, एट टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट पर v की वैल्यू यानी अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। इसके ऊंचे उठाने के लिए यही जिम्मेदार था, और ये वेग जब ज़मीन पर था तो इसके बराबर था। लेकिन जैसे जैसे ऊंचे को उठता रहा टॉप पॉइंट पर ये वेग ख़त्म हो गया। लेकिन तुमको पता है टॉप पॉइंट पर अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो इसे 0 कहेंगे। ऊपर जाने के लिए प्रारंभिक वेग के रूप में यू साइन थीटा मौजूद था माइनस 2gh। अगर आपको h की ज़रूरत होती तो आप बेखौफ होकर के अपना वह फार्मूला जिसको ज़िंदगी भर तुमने याद किया वो आज डिराइव करके आपके सामने है, आप इसे देख लीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। और एक अंतिम कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में देने जा रहा हूँ, तीसरी और अंतिम कंसेप्ट, रेंज। रेंज देखिए, रेंज माने तुमने जब यहाँ से फेंका था तो यहाँ जाके गिरा था, तो कितनी दूर जाके गिरा था, इसी को रेंज कहा गया। और हमने कहा ये सामने वाली जो दूरी है वो इसके कारण पैदा हुई। यही वो शख्स है जिसको लगातार धक्का मारता रहा है, झेलता रहा है, झेलता रहा है, जब तक ये ऐसे ऊपर को उड़ती रही है तब तक कि भाई साहब इसको दे ठेलम ठेल, दे ठेलम ठेल, खूब ठेले हैं, यहाँ तक ले आए हैं। जहाँ तक ले आए हैं उसी को रेंज कहा गया। रेंज को अंग्रेजी का कैपिटल अक्षर R कहा गया। तुमको पता है सामने ले जाने की जिम्मेदारी इस वेग की थी, और वेग अगर हमें पता है, समय पता हो जाए तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणते समय। समय कितना, जितनी देर तक उड़ी होगी उतनी देर तक सामने को चली होगी। सामने को चलाने के लिए भाई साहब ये जिम्मेदार थे। तो रेंज की इक्वेशन आपके सामने आ चली है, u cos थीटा इंटू टी। टी की क्या वैल्यू है, 2u साइन थीटा अपान जी। u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा तो r की वैल्यू u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कास थीटा बन जाएगी साइन 2 थीटा अपान में जी। ये वो महान फार्मूला है जिसको रेंज यानी क्षैतिज परास कहा गया। अब देखिए इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि रेंज का मैक्सिमा निकाल दीजिए। कल बच्चों को एक सवाल में बता रहा था वो फव्वारे वाला कि ऐसा क्या नौटंकी है, तो देखो उसमें यही कंसेप्ट लगाई थी मैंने। तुम सबको पता है कि साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू
दुनिया में साइन थीटा का सबसे बड़ा मान +1 है। तो रेंज का अगर मैक्सिमा चाहिए तो साइन 2 थीटा का मान 1 होना चाहिए, और साइन 2 थीटा का मान 1 होता तो रेंज की वैल्यू हमारे पास फार्मूले से आती u²/g। तो जब फार्मूला रेंज का ओरिजिनल होता तो u² साइन 2 थीटा/g होता, लेकिन जब रेंज का मैक्सिमा फाइंड आउट करना होता तो वो u²/g होता। और उस सिचुएशन में अगर साइन 2 थीटा 1 है तो साइन में 2 थीटा का मान 1 और 1 का मान साइन 90 होता है। तो 2 थीटा बराबर अगर 90 होगा तो थीटा बराबर 45 होगा। कहा जाता है कि जब आप किसी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो अधिकतम दूर जाके गिरती है, और किसी कोण के अपेक्षा में वेग सेम हो। देखो, जो वेग आपने ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर दिया, वही सेम वेग आप जो है 60 डिग्री के एंगल पर दे दो, वही सेम वेग आप 30 डिग्री के एंगल पर दे दो, लेकिन आप देखेंगे जब आप 45 डिग्री के एंगल पर फेंके थे, वेग जबकि समान थे, ताकत समान थी, लेकिन जब एंगल 45 था तो उसकी दूरी मैक्सिमम होगी। 60 में वहीं गिरेगा और 30 में भी वहीं गिरेगा, लेकिन 45 वाली रेंज इन दोनों कोणों की तुलना में ज़्यादा आएगी। तो जब रेंज का मैक्सिमा कभी चाहिए होता है तो वो वैल्यू हो जाती है u²/g। तो कल एक फवारे वाला सवाल था, मैंने कल जब डिस्कशन किया था तो सबसे पहला कल की लेक्चर जहाँ से शुरू हुई थी वहीं इसको मैंने डिस्कस किया था। तो आपने सवाल पहले समझे ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, अभी तमाम को ये ही नहीं पता है कि कौन सा सवाल हमने भी वेक्टर पढ़ाया था ना, तो हमें वेक्टर लगाना चाहिए, ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में घुसना चाहिए। ये निधि, ये सीमा, मतलब इनके दिमाग में ऐसे क्लास का गोबर भरा हुआ है कि मुझे आज तक नहीं समझ आया कि तुमको ये फ़र्क नहीं समझ में आता है कि तुमने अभी तक वेक्टर पढ़ा है, तो तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अरे जब मैं बताऊंगा तो लगाना चाहिए। तो हमको लगता है एक नेक्स्ट लेवल का गोबर, एक गोबर केवल होता है, एक अगले लेवल का गोबर होता है, वो दिमाग में कचरे की तरह भरा हुआ है। इतना भी समझ नहीं आता है हम सवाल कौन से प्रैक्टिस करें। अगर हमने वेक्टर के सवालों की प्रैक्टिस बोली थी तो वेक्टर से संबंधित सारे सवाल ढूंढो जहां में जितने हो। अब हाँ, जो इसमें नदी, नाव और वर्षा वाले सवाल हैं, अभी बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। कल मैंने काफ़ी ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी चिंता मत करिए। बेसिकली अपनी यस्सी वर्मा में करीब 7 या 8 क्वेश्चन एग्जाम्पल में ही वो वर्षा, नदी, नाव वाले हैं। तो एकदम सिनेरियो को एकदम ब्रॉड कर दूंगा उस कंसेप्ट को क्लियर करते करते। लेकिन अभी फिलहाल आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन उम्मीद करता हूँ प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन सबसे पहले चैप्टर को मैंने ड्राइव करते हुए बताई, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g(x²) अपान u² cos² थीटा। फिर मैंने इसी में टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकाल दिया, मैक्सिमम हाइट का निकाल दिया, रेंज का निकाल दिया, रेंज का केस बना दिया कि रेंज नॉर्मल वाली पूछे तो ये और मैक्सिमा वाली पूछे तो ये। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी हो गई ख़त्म, लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म नहीं हुआ है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के बच्चों के सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेशल कंसेप्ट है, वो आपको अपनी थ्योरी कॉपी में नोट कर लेना है। स्पेशल concept on projectile motion by सचान सर। स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन बाय सचान सर। आप इस थीम को अगर मेरे साथ चल करके पढ़ गए दोस्त और आपके भेजे में सेंटर पर बैठ गई तो ताउम्र एक बात याद रखना, तुम्हें प्रोजेक्टाइल का कोई सवाल धोखा नहीं देगा। बाकी धोखेबाजी के लिए, उसको ख़त्म करने को, षड्यंत्र को मिस करने के लिए मैं खड़ा आपके साथ। सुनो, ये क्या है, स्पेशल कंसेप्ट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन बाई सचान सर। सचान सर प्रोजेक्टाइल मोशन को स्पेशल तरीके से पढ़ाते भी हैं। ये हाइट हमारी h है। अब हम इस हाइट पर खड़े होकर किसी एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट फेंकने वाले हैं, ऐसे। तो आप मुझे बताओ, अगर हम किसी हाइट पर खड़े हैं, किसी चीज़ को ऐसे फेंक दें तो क्या ऐसे चलती रहेगी? आप बोलेंगे सपने में भी नहीं चलेगी। चाहे जितनी रफ्तार से किसी चीज़ को फेंक दीजिए, अगर उसमें वजन है तो उसे एक दिन नीचे आना ही है। तो एक हाइट पर खड़े होकर किसी वस्तु को सीधे फेंकने पर वो कितनी दूर जाके गिरी है, कितनी देर में गिरी है, हमें पता लगाना एक कंसेप्ट। ये कॉन्सेप्ट 1 है। इसके बाद इसी में कॉन्सेप्ट 2 फॉलो करेंगे। किसी वस्तु को सीधे न फेंक करके नीचे की तरफ एक एंगल बनाते हुए फेंकना। बहुत लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स इसके इस कंसेप्ट से क्लियर होंगे, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक वेलोसिटी हमने u दी है और इधर की तरफ थीटा डिग्री एंगल पर
देखिए इसमें क्या था, सीधे फेंका था। इसमें जो u वेलोसिटी हमने दी है वो एक एंगल पर दी है, तो आपको पता है कि ऐसे नहीं गिरेगा जाके, इसको क्या होगा, ऐसे लगातार ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी और यहाँ कहीं गिर जाएगा। क्या ऐसे जा सकता है यहाँ कभी? ग्रेविटी इसको लगातार खींच के थोड़ा पहले गिरा देगी। और इसी का तीसरा और आखिरी केस है कि जो एंगल अभी आपने नीचे को बनाया था वही एंगल अगर ऊपर को बना करके इसे फेंका जाए तो ये ऐसे चलते 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 यहाँ कहीं आके गिरेगा। तो कितनी दूर, कितनी देर, कितनी दूर, कितनी देर, कितनी दूर, कितनी देर का कैलकुलेशन करना और इसी को साइंटिफिक तरीके से समझना ही प्रोजेक्टाइल मोशन है। और जिसने इस थ्योरी को क्लियर कर लिया है, जब मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो जगह जगह आपको दिखाऊंगा ये क्या पढ़ाया। चलो, किसी एंगल से हमने जब इसको सामने की तरफ फेंकना है तो हम आपको अभी वेक्टर पढ़ा के आए हैं। वेक्टर में अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट किसी एंगल पर है क्षैतिज के साथ, तो एक बात पक्का है कि उसके घटक टूटेंगे। लेकिन वो वेक्टर वह सीधे खुद ही है, जब एंगल बना ही नहीं है तो घटक टूटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसका मतलब सीधे स्ट्रेट फेंकने पर अगर घटक की मैं बात करूँगा, नीचे की तरफ आने वाले घटक की तो जीरो होगा। और क्या, अगर हम इसको ऐसे फेंकें तो क्या इसका घटक टूट सकता है? कोई वेक्टर ऐसे जा रहा हो तो क्या कोई घटक ऐसे और ऐसे टूट सकता है? संभव ही नहीं है। ये घटक तो तब टूटता है ये वेक्टर कोई एंगल बनाता। फिलहाल घटक तो कोई टूटा नहीं, तो सीधे स्ट्रेट फेंकने की सूरत में इसका नीचे की तरफ आने वाला घटक शून्य है। तो हम आपसे पूछते हैं कितना नीचे आना है? यच आएगी तो किसी भी वस्तु को अगर आप फ्री फॉल कराते हो तो ग्रेविटी के कारण नीचे आती है। नीचे आने का प्रारंभिक वेग शून्य है, हाफ g(t²). आप यहाँ से t को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यह हम आपको देंगे कि कहाँ से फेंका है, तो आप कैलकुलेशन फॉलो करते हुए, क्योंकि आपने फेंका तो ऐसे था, नीचे की तरफ तो कोई घटक टूटा ही नहीं, तो प्रारंभिक वेग हो गया शून्य नीचे आने का, h बराबर ut प्लस हाफ g(t²). यहाँ से t निकाला, कितनी देर में नीचे आके गिरी पता चला था और कितनी दूर गिरी। तुमको पता है जब ऐसे फेंका था तो वो ऐसे कहीं चलते चलते यहाँ जाके गिरी होगी, और जहाँ ये जाके गिरी होगी उस दूरी को पता लगाना ही क्षैतिज परास है, रेंज। क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग हमारा u है इंटू जो ये t आया है यहीं रखवा दिया करना। कई सारे न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट के ऊपर डायरेक्ट और ओरिजिनल होंगे, हम आपको सिखाएंगे, आज ही सिखाएंगे, अभी सिखाएंगे। सुनो, अब आपने दूसरे केस में क्या किया है, हाइट सेम है, जगह सेम है, u वेलोसिटी से आपने इसको ऐसे फेंका, ये एंगल थीटा है, तो तुरंत आपको दिखाई देने लगा होगा कि अगर u वेलोसिटी हमने ऐसे दी है तो इधर की तरफ यह वेग u cos थीटा हो जाएगा, लेकिन तुरंत ही इधर की तरफ एक घटक टूट के प्रारंभिक वेग के रूप में हो जाएगा u sin थीटा। तो जब आपसे मैं कहूँ कि कितनी देर में नीचे आ गिरी है, तो गति का प्रथम द्वितीय समीकरण के अलावा मेरी मदद करने कोई आएगा ही नहीं। देखिए इस केस में प्रारंभिक वेग शून्य था, लेकिन इस केस में नीचे आने का प्रारंभिक वेग u sin थीटा है, u sin थीटा, ut प्लस नीचे आना है तो प्लस हाफ g(t²). आप कुछ नहीं करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खड़े होकर डाउनफॉल होना है, नीचे की तरफ आते हुए ये का मान प्लस होता है। नीचे की तरफ आने का प्रारंभिक वेग आज देखिए जैसे यहाँ पर 0 मिला था वैसे आज यहाँ पर u sin थीटा मिल गया नीचे को, तो ut प्लस हाफ g(t²). थीटा हम आपको देंगे, u हम आपको देंगे, h हम आपको देंगे, तो इस समीकरण में डाल के t आप नहीं निकाल लेंगे। अगर आप t निकालने में कामयाब रहे तो कितनी देर आपका, यानी देर माने समय निकल जाएगा, कितनी दूर। अगर ये दूर चाहते हो तो ये क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग यानी u cos थीटा इंटू t। जो समय यहाँ से निकलेगा, जितनी देर में नीचे को फॉल करते हुए यहाँ गिरेगा उतनी देर में सामने को चलता रहेगा, यानी क्षैतिज दूरी बराबर, आज के बाद मंत्र ले लीजिए, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणते समय। ये आपके सामने है, आगे बढ़िएगा। ये हमारी वेलोसिटी u है, इसके हम घटक तोड़ देंगे। अगर ये u है तो इसका नाम u cos थीटा होगा और इसका नाम u sin थीटा होगा। हाँ देखिए, अब की बार वेक्टर ऐसे है तो इधर वाला cos इधर वाला sin। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, आप देख पा रहे होंगे ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे जाके गिरेगी, तो कितनी दूर गिरेगी ये पता लगाना है, कितनी देर में गिरेगी ये पता लगाना है, जबकि हाइट आज भी वही है। आप सुनिएगा, एक सिनेरियो सुना रहा हूँ। देखो गति का समीकरण h बराबर ut प्लस हाफ g(t²) होता है।
जब आप h हाइट से किसी वस्तु को विराम से छोड़ देते हो तो u 0 हो जाता है, जो कि ये केस हुआ। आप उतनी ही हाइट में किसी वस्तु को नीचे की तरफ कोई वेग दे देते हो तो ये वाला सूत्र बनेगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बस अब इसमें और एक नए केस में अंतर है कि उतना ही वेग अगर नीचे देने के बजाय ठीक ऊपर को दे दिया जाए तो गति के समीकरण में एक अकस्मात बड़ा शानदार परिवर्तन होगा। वो वेक्टर की वजह से होगा माइनस u साइन थीटा t। और ये बहुत कम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। देखिए, वेक्टर मैंने ही पढ़ाया है, किसी वेक्टर की दिशा बदल जाती है, पलट जाती है तो नेगेटिव हो जाता है। जिस केस में ये नीचे की तरफ u साइन थीटा आप लाए थे तो आपने h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर में u साइन थीटा यूज किया। सेम केस अगर यही वेलोसिटी u साइन थीटा जो नीचे को थी ठीक ऊपर को हो जाती तो आप इसे क्या कहते, इसके रिस्पेक्ट में माइनस u साइन थीटा बोलते कि नहीं। हो सकता है कैमरे में ना आ रहा हो तो मैं इसको इधर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आप h हाइट पर खड़े हैं, किसी चीज़ को ठीक ड्रॉप कर देंगे तो u 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे आने के लिए आप एक प्रारंभिक वेग दे दें u साइन थीटा तो गति का दूसरा समीकरण लगेगा तो u साइन थीटा t प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन अगर इसी के रिस्पेक्ट में हम यही वेलोसिटी जो नीचे को जा रही थी ऊपर को दे दें तो बस केवल वेक्टर का एक जेन्युइन चेंज आया है। जिसको आपने नीचे की तरफ प्लस बोला तो वही सेम चीज़ अगर ऊपर को हो जाएगी तो माइनस नहीं होगी। तो इसी गति के समीकरण में एक बड़ा अलौकिक सा परिवर्तन होता है, माइनस u साइन थीटा t प्लस हाफ gt स्क्वायर। वैसे जब मैं मोशन पढ़ाऊंगा तो इसकी बहुत डिटेल डिस्कशन करूंगा क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपका रास्ता रोकेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए, अगर कभी इतनी हाइट पर ऊपर को फेंकना है तो यहाँ समीकरण में माइनस u साइन थीटा प्लस हाफ gt स्क्वायर आएगा। अब u हम देंगे, थीटा हम देंगे, h हम देंगे तो आप t निकाल लेंगे। और अगर आपको पता लगाना है कि कितनी दूर जाके गिरी है, 36 दूरी, तो 36 दूरी सामने चलने के लिए भाई साहब केवल यही जिम्मेदार होते हैं और इनका नाम u cos थीटा इंटू टी हो गया। यहाँ से t निकाल के वही u cos थीटा से गुणा कर दीजिए, सदैव आपको ये मिलता रहेगा। आप अपने नोट्स में इस पूरे कंटेंट को जरूर नोट करिएगा और बढ़िया सी नोट्स बना के रखिएगा ताकि 11th वाला कंसेप्ट फुलफिल होता रहे। और प्रोजेक्टाइल के नाम पर हमें इतना ही आता है और मैं दावा करता हूँ कि दुनिया में किसी बड़ी से बड़ी किताब का प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो तो मुझे दीजिएगा, हम उसको इतनी ही थ्योरी के दम पर दुनिया का सारा प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल लगाने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, कोई स्पेसिफिक केस आया तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन पढ़ाऊंगा। एससी वर्मा में अगर एक भी सवाल मुझे ऐसा मिल गया, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपको मैं ये कंसेप्ट भी जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन सवाल मिलने पर अगर एससी वर्मा ने एक सिंगल सवाल भी इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन का करवाया तो मैं बाकायदे डेरिवेशन सहित इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर नहीं कराऊंगा। वैसे एससी वर्मा सर्वोपरि है, ये क्वेश्चन केस कभी बनते नहीं है, कभी आते नहीं है, इसलिए इनको हमें भी इग्नोर करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इन नॉर्मल प्लेन तो क्लियर है, इंक्लाइन प्लेन हम तभी पढ़ाएंगे जब सवाल मिलेगा। मिलते हुए फिर बता दूंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी समझ में आ गई है तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अपनी सबसे पहले कुमार मित्तल की किताब के कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल की शुरुआत करता हूं। अपने बच्चों के लिए मोटिवेशन है और जैसे उन सवालों को आप हाथ लगाओगे और आपका क्लियरेंस हुआ तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए, कल इसने निधि ने जो सवाल भेजे थे इसी के सवालों से शुरुआत करता हूँ। इसने बहुत सुंदर सुंदर 2 सवाल भेजे थे। अगर इसके पास अकल होती दिमाग में, क्योंकि भेजे में भेजा नहीं है, कुछ और ही भरा है, तो पता होता कि कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा है और इसका क्या करना है। हमने सिर्फ वेक्टर पढ़ाया था तो वेक्टर का सवाल भेजना चाहिए था, ना कि प्रोजेक्टाइल का। अब तुमको भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी, जब तुम्हारे गुरुजी खड़े हैं इस काम के लिए, तुमको आवश्यकता नहीं है इस सब काम में अपना बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की। तो मैं शुरुआत ही वहीं से करता हूँ और मेरा फेवरेट सवाल भी वही है जो तुमने भेजा है, तो मैं उसी सवाल से शुरुआत करता हूँ। 2-3 एग्जाम्पल आज बढ़िया वाले तुम्हारे सामने पुशअप करता हूँ और तुमको लगाने के लिए आज इंस्पायर करता हूँ। फिर और कुछ अच्छे प्रोजेक्टाइल मोशन के कुमार मित्तल के सवाल बताऊँगा तुम्हें। फिर जब कुमार मित्तल लगा लेंगे, उसे समझ लेंगे, तो फिर हम एससी वर्मा में घुसेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा पैटर्न को मैं चेंज कर रहा हूँ। पहले कुमार मित्तल के चुनिंदा सवाल, बाकी तुम्हारे हवाले। लगाओगे, पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे नहीं बताऊंगा। किताब हमारी एससी वर्मा है, लाइन से सवालों को लगाना मेरा काम है। मैं उसके सवाल एग्जाम्पल लाइन से लगाऊंगा। इसके चुनिंदा जो बढ़िया वाले हैं वो लगा के तुम्हें दिखा दूंगा, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाएगा जिनकी ज़रूरत है। और बाकी लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम इस अपनी किताब को कुमार मित्तल को पूरी लगा करके मेरे पास क्वेश्चन भेजते हो तो कभी मैं आपको मना नहीं करूँगा कि ये सवाल आपको नहीं लगाना है या नहीं बताना है, सब बताऊँगा। कंपटीशन तो अनलिमिटेड अनबाउंडेड होता है। चलिए, बोला एक व्यक्ति 59.2 मीटर की दूरी पर
59.2 मीटर की दूरी पर 39.6 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को देखता है और उस चिड़िया पर एक बाण से निशाना साध देता है और वो बाण 45 डिग्री के कोण पर किस वेग से चलाया जाए कि चिड़िया को जा लगे। 45 डिग्री के कोण पर किस वेग से चलाया जाए कि चिड़िया को जा लगे, चिड़िया को जा लगे। एक व्यक्ति 39.6 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को देखता है और ये जो पेड़ की बॉटम की डिस्टेंस है इसकी 59.2 मीटर है। तो इसने 45 डिग्री के कोण पर एक बाण चला दिया है। किस वेग से बाण चला दे कि यह बाण चिड़िया को जा लगे। देखिए इस सवाल को मैं दो तरीके से एनालिसिस करके लगाऊंगा। एक तरीका जो बिल्कुल साइंटिफिक होगा, बिल्कुल ओरिजिनल होगा, और एक तरीका वो जो बिल्कुल फार्मूला वाला होगा, सूत्र में रखो और निकालो। मैं दोनों की एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो पहले मैं साइंटिफिक अप्रोच रखता हूँ, फिर तुमको फार्मूला अप्रोच दिखाऊंगा। इस सवाल को थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम मुझे दे दीजिए तो मैं तुमको दोनों तरीके से एक्सप्लेनेशन करना सिखा दूँ। तुम्हारा साइंस का सिनेरियो एकदम ओके और क्लियर हो जाए, फिर वहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएंगे। सुनना जरा, देखो यहाँ से अगर ये बाण चलाया गया है तो बाण के दो घटक तुरंत टूटेंगे। एक u cos 45, देखिए साइंस का एकदम ओरिजिनल स्टेटस, और दूसरा u sin 45। हमने आपको बताया वेग का ये वाला घटक सदैव सामने ले जाने की कोशिश करता है और वेग का ये वाला घटक सदैव इसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है। ये वाला घटक सामने लेके जाएगा और ये वेग कभी बदलता नहीं है, और ये वाला वेग इसे ऊपर उठाएगा। ऊपर उठाने वाला वेग लगातार बदलता है। तो सुनो, जितनी देर में ये वाला वेग इसे 39.6 मीटर ऊंचा उठाए, ठीक उतनी ही देर में ये वाला वेग इसे 59.2 मीटर दूर ले जाए। अगर ऐसा हुआ तो चिड़िया को बाण लगेगा, और कहीं अगर टाइमिंग का खेल गड़बड़ाया तो यह तो बाण नीचे से निकल जाएगा या ऊपर से निकल जाएगा, या हो सकता है पहले ही गिर जाए। मानते हो कि नहीं? इसका क्या काम है? ऊपर उठाना। तो जितनी देर में ये वाला वेग इसे कितना उठा दे, 39.6, उतनी ही देर में ये वाला वेग अगर सामने की तरफ इसे 59.2 मीटर चला दे तो चिड़िया को लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। आओ, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज, मैं ओरिजिनल डेरिवेशन के ऊपर चलता हूँ। तो क्षैतिज दूरी, यही है ना दूरी, बराबर हमेशा बताया क्षैतिज वेग गुणते समय। समय का ही पता नहीं है हमें, और ऊपर वाला क्योंकि ऊपर उठने का कार्यक्रम है, ऊपर उठने का कार्यक्रम गति के केवल एक समीकरण से निकाला जाता है, h बराबर ut। ऊपर को जाना है तो -12 GT²। इतना ज्ञान तो रखते होंगे। हमें कितना ऊपर उठना है चिड़िया को बाण मारने के लिए? 39.6। ऊपर उठने के लिए प्रारंभिक वेग u sin थीटा। टाइम को हम यहाँ लिख दें -12, g को g लिखा रहने दें, और t का स्क्वायर यानी t को t का स्क्वायर कर दें। अब मुझे u चाहिए, मुझे u चाहिए। तो u चाहने के लिए अब इन दोनों समीकरणों को हल करना बनता है। आप बहुत जल्दी इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं अगर आपके पास राइट लॉजिक और राइट व्यू मौजूद हो। मुझे u का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? u का मान चाहिए। तो u का मान जिसको चाहिए वो यहाँ से t का मान उठा के यहाँ सजा डालिए। सजाने आएगा तो कहेगा 39.6 बराबर u/√2। t का मान यहाँ से निकालेंगे तो 59.2 इंटू √2 अपान का u। मैंने तो t का मान यहाँ से पाया और यहाँ t का मान सजाया, -12 g। t का स्क्वायर, t यहाँ से निकाला है 59.2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू 2 हो जाएगा, अपान का u स्क्वायर हो जाएगा, अपान का u
स्क्वायर। कैलकुलेशन हो सकता है बाहर चला गया हो, आप ट्राई करिएगा, इसको काटिए। ये 59.2 इसमें आके घटेगा तो माइनस का 19.6 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस का जी यानी 9.8 और 59.2 का होल स्क्वायर इंटू 2 अपान यू स्क्वायर। इस 2 को इस 2 से काट दें, माइनस को माइनस से काट दें, 9.8 को काट दें, 2 बार जाएगा। मैं यू के चक्कर में आया था, तो यू का स्क्वायर है तो ये नीचे उतरेगा, यू की वैल्यू निकालूंगा 59.2 बटे √2। √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 29.6 √2 इसका आंसर होता है। ये सवाल था हमारा जो हमने ओरिजिनल एनालिसिस से, ओरिजिनल डेरिवेशन के स्टेप से, कैलकुलेशन के स्टेप भी जो मैंने अभी शुरुआत में सिखाया आपको, सिद्ध करो प्रक्षेपक का पथ परवलयाकार होता है, उसमें रखा। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करें, सीधे देखिए, हमने कुछ किया नहीं था दोस्त। क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणते समय और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 39.6 h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। ऊपर चढ़ने के लिए प्रारंभिक वेग u साइन थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ का t उठाया है और यहाँ इम्प्लीमेंट कराया है, वही डेरिवेशन में भी कराया था और हमारा आंसर आया है। लेकिन अगर मान लो हमारा मन इन सब चीज़ों का नहीं है तो आपको हम दिखाते हैं कि जो डेरिवेशन हमने किया था वो बहुत सुंदर था। सिद्ध करो प्रक्षेपक का पथ परवलयाकार होता है, उसका डेरिवेशन था y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। आपको पता है y यानी ऊपर की ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो 39.6 बताई गई है। x यानी सामने चली गई दूरी है जो 59.2 बताई गई है। tan थीटा में थीटा 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस हाफ जी का मान 9.8। यक्स सामने जाना है तो यक्स की वैल्यू 59.2 है, अपान यू हमें चाहिए यानी यू स्क्वायर और कास 45 1/√2 हो जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। दिख रहा है ना, ये 2 यहाँ से उठेगा ऊपर जाएगा, इस 2 को ये 2 खा लेगा, कटवा डालो। इसको इधर घटाने जाओ तो 19.6 माइनस का आया, वही कैलकुलेशन के स्टेप ही आएंगे। माइनस का 9.8 आया, 59.2 का होल स्क्वायर आया, यू स्क्वायर आया। मैं चैलेंज करता हूँ, यू की नई बार वैल्यू निकालोगे तो भी वही आएगी 29.6 √2 या 29.2 हो जाए, 29.2 होगी, जाने दो। लो, ये था एक सवाल निधि आपका, जिसको अगर आपकी थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है, प्रोजेक्टाइल तो अभी खूब पढ़ाऊंगा, अभी बहुत लगाने वाली चीज़ है। ये चलता है, महीनों का खेल होता है, लेकिन हम आपको 5-6 दिन में प्रोजेक्टाइल सिखा देंगे। जैसे 4 दिन में वेक्टर सिखा दिया, ऐसे 5-6 दिन में प्रोजेक्टाइल सिखा दूंगा। अगला सवाल आपके लिए बहुत खूबसूरत सवाल है अगेन, लेकिन साइंस का अप्रोच देखिएगा, बिल्कुल साइंटिफिक और बिल्कुल वैज्ञानिक अप्रोच होगा। सवाल पढ़ता हूँ, एग्जाम्पल 45 है। इस तरह के सवालों पर अपनी रीच बना लीजिए और कल से यस्सी वर्मा हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का दिखा दें। हमारी इस किताब से नीचे का स्टेटस ना मिले तो दोस्त मेरा नाम बदल देना, कह देना सचान सर, आज से आप सचान सर नहीं रहे। एग्जाम्पल 45 वाकई बहुत सुंदर हैं। इससे कमज़ोर लेवल के सवाल यस्सी वर्मा में हैं जितने सवाल हमारी कुमार मित्तल में दिए गए हैं। पृथ्वी तल से 875 मीटर ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से 875 मीटर ऊंचाई पर शत्रुदेश का एक विमान, ये देखिए शत्रुदेश का विमान हो गया फाइटर, 150 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। करा एक विमान भेदी तोप के जब वो ठीक ऊपर है, तो यहीं पर आपने एक विमान भेदी तोप लगा रखी है। ये तोप है, देखिए विमान भेदी तोप लगा रखी है। तो जब वो विमान भेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है तो उसकी रफ्तार 150 मीटर पर सेकंड है। तो विमान भेदी तोप से थीटा से 36 से थीटा डिग्री के कोण पर एक गोला दाग दिया गया है। तो 36 से थीटा डिग्री के कोण पर वो गोला जो दागा गया है, तो गोला ऐसे चला होगा, 36 से थीटा डिग्री के कोण पर एक गोला दागा गया है थीटा कोण पर। गोला छोड़ने के 35 सेकंड बाद वो विमान इस गोले से टकरा जाता है या गोला विमान से टकरा जाता है।
बताओ u और थीटा कितना है। ये गोला कितने वेग से मारा गया है और कितने कोण पर मारा गया है। तो जब आप ऐसा सवाल कभी देखोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि यार साइंस हमसे क्या कहना चाहती है। लेकिन यकीन जाने 11th के विद्यार्थी भी अगर ठीक से पढ़ते हैं तो इसको 10 सेकंड में लगाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वही कंसेप्ट और वही मामला है कि हमने ना पढ़ा ना लिखा, 11th का टाइम केवल ख़राब किया और आज कहते हैं आज हमें 11th पढ़ना है। पढ़ा रहा हूँ, 11th ही पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ाऊँगा ना। लो, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत खूबसूरत टॉपिक है। देखिए ये रहा आपका एरोप्लेन जो कितनी रफ्तार से चल रहा है। इस विमान भेदी तोप से थीटा डिग्री के कोण पर एक गोला चला दिया गया है कहीं किसी जगह पर। मुझे नहीं पता है कब कहाँ टकराया है, लेकिन कितनी देर में टकराया है पता है। तो हमने कह दिया कि यू वेग से मारा गया होगा, थीटा कोण पर मारा गया हो, तो तुरंत इसके अटक अटक तोड़ दें। इसका नाम यू कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर वाले का नाम यू साइन थीटा हो जाएगा। देखो क्षैतिज घटक कभी नहीं बदलता, तो इसका क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा है। फिजिक्स को अभी हमने जस्ट पढ़ाया है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। यू कॉस थीटा और इसके पैरेलल 150 है, तो यू कॉस थीटा का मान 150 होना चाहिए पिक्चर से। या आप पिक्चर को मारो, तेल लेने गई गोली। जितनी देर में हवाई जहाज़ जो 150 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, सामने की तरफ जितना चले उतने ही समय में यू कॉस थीटा उसे सामने की तरफ उतना ले जाए, तभी तो क्षैतिज बराबर क्षैतिज होगा। तो टाइम कट जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मैंने लिख दिया क्षैतिज घटक बराबर क्षैतिज घटक, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है और यू कॉस थीटा भी नियत है और 150 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज चाल भी नियत है। तो एक समीकरण ये तैयार है। दूसरी बात, उसी 35 सेकंड में यू कॉस थीटा इतनी दूर चलेगा, तो 35 सेकंड में विमान इतनी दूर चलेगा। लेकिन उसी 35 सेकंड में अगर इस यू साइन थीटा ने इसे 875 मीटर उठाया नहीं, तो दोस्तों ये कभी इसको लगेगा नहीं। तो बताइए, ऊपर उठने के लिए गति का समीकरण लगता है h बराबर ut माइनस हाफ GT²। विज्ञान को बिल्कुल व्यवहारिक और वैज्ञानिक रहने दीजिए। ऊपर उठने के लिए मेरा h कितना मौजूद है? 875। ऊपर जाने का प्रारंभिक वेग u नहीं था, u साइन थीटा था। ए भैया, ऊपर जाएंगे प्रारंभिक वेग का रहा यू साइन थीटा ना। t कितनी देर? 35 सेकंड का खेल है, नहीं 35 सेकंड में निकल गया तो फिर वो निकल गया। जी को इन्होंने बोला है 10 रख लेना आपकी बार। t यानी 35 का स्क्वायर। पढ़े लिखे आदमी हूँ, 35 कामन ले लो। 35 दूना 70, 35 पंचे 175। ये 35 कट गया है, इसको 5 से काट दो। 35 पंचे 175, 175 माइनस का है, 25 के साथ जुड़ेगा 200 हो जाएगा। भैया यू साइन थीटा का मान हमें यहाँ दिखा है 200। हमके यू चाहिए, हमके थीटा चाहिए, हम दो समीकरण बनाई। देखो यू साइन थीटा का मान बाबू लोग 200 आ गया है मेरे पास, और एक ऊपर पहले से तैयार था यू कॉस थीटा बराबर 150। दोनों को दे दो भाग तो ये कट जाए बिटवा। tan थीटा बराबर 4/3। और हमने आपको समय समय पर मौके पर इस डिटेल को, एंगल को कन्वर्ट करते दिखाया है कि tan में कभी भी 4/3 मिल जाए, यानी ये 4 ये 3, तो ये एंगल 53 डिग्री, और 3/4 मिलने पर 37 डिग्री। तो थीटा का मान आप यहाँ याद रखिएगा 53 डिग्री। अब देखो tan थीटा मिल गया है तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद ऑफ हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री यानी मैथ्स आती है तो आप कुछ समय सेकंड दीजिए। यू के चक्कर में आए हैं तो आपको तो पता है यू साइन थीटा की वैल्यू 200 थी, तो यू तो हमें चाहिए मालिक। अगर tan में इसका नाम थीटा है तो ये 4/3 था, तो ये 5 हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। 5 काटेंगे 50 हो जाएगा, 50 को 5 से गुणा करेंगे 250 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जो सिर्फ 15 से 30 सेकंड में लगाए जा सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन हो चाहे जिसका बाप हो उसका वो। लेकिन प्रश्न गया और मसला ये है कि साइंस जब तक साइंटिफिक नहीं है, उसका अंदाज क्लियर नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मुँह उठा के पूछनी क्यों चली आई? हाँ, तुमको अकल नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सवालों पर हाथ लगा लिया। अगला सवाल यह था एग्जाम्पल 45। एग्जाम्पल उसके पहले
44 बताया हमने। अभी एग्जाम्पल 46 का नंबर है। मैं एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन टाइम देकर आपको पढ़ाऊंगा और लगवाऊंगा और आपको लगाना होगा। फिर आप एससी वर्मा उठाइएगा, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हमसे मिलिएगा कि हिंदी अंग्रेजी मैटर कभी था ही नहीं। कुछ बकलोल हैं जिनको इतना बुद्धि नहीं है, साल भर हमारे साथ पढ़ चुके, इसके बाद भी बुद्धि नहीं आई कि पढ़ना कैसे है। फिर आज नहीं कल मारे मारे फिरेंगे। और बता रहे जो इतने इसमें होशियार निकले हैं वो मारे मारे फिरेंगे। मैथ से लिख लो, किसी को 20-30 हज़ार रुपये एनडीए की परीक्षा के नाम पर, प्रिपरेशन के नाम पर दे देंगे और 4 महीने बाद मुँह बाय फिरेंगे, बोले तैयार नहीं हुआ है। लिखित में ले लो, मुझसे लिखित में देने को तैयार हूँ मैं। इलाहाबाद को मैंने पिछले 20 साल देखा है। एक उड़ते वायुयान, और बहुतों को ऐसे ऐसे लड़कों को जो ब्रिलियंट थे, पहले उन्होंने हमारे ऊपर बिलीव किया, हमारे साथ 2 साल पढ़े, 2 साल बाद उन्हें फील हुआ कि यार अब यहाँ ये क्या पढ़ाएंगे, इनके पास तो 11-12 पढ़ लिए, तो 11-12 वाले मास्टर हैं। तो ऐसा करते हैं, अब ऐसा करते हैं जब 40,000 रुपये फीस दे देंगे तो कुछ अच्छा पढ़ाया जाएगा। और जितना पढ़ा चुके हो ना, जितना मैं पढ़ा चुका हूँ जिस लेवल का, उसका अगर 1/100 अंश पढ़ा दें तो हमसे आके मिलना, फिर बताना बाद में। एक उड़ते वायुयान जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, ये 4 महीने बाद ही पता चलता है दोस्तों। एक उड़ता वायुयान है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है, क्षैतिज उड़ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 490 मीटर की ऊंचाई पर है। शत्रु के शिविर पर बम गिराया जाना है। अच्छा मुझे बताओ, शत्रु का शिविर अगर यहीं होता और आप यहाँ पर अपना चलते प्लेन से बम गिराए होते तो क्या यहाँ गिर जाता? बम अगर इससे गिराए होते तो बम रिलीज करता और बम यहाँ जाके गिरता, कभी यहाँ तो नहीं ना गिरता। तो उसने पूछा है शत्रु के ठिकाने पर बम गिराया जाना है, शत्रु के ठिकाने से कितना पहले ही बम को रिलीज कर दिया जाए कि शत्रु के ठिकाने को नष्ट कर दे। ठीक है ना, लक्ष्य से कितनी दूर, तो यही मुझे दूरी चाहिए। तो इसका ओरिजिनल कंसेप्ट अभी मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। जब मैं सीधा चल रहा हूँ तो नीचे आने वाला मेरे पास कोई प्रारंभिक वेग है ही नहीं है, मेरे पास कोई घटक ही नहीं है, नीचे आने वाला कोई घटक ही नहीं है। तो H बराबर H बराबर ut + ½ GT²। नीचे आने का प्रारंभिक वेग बाबू लोग शून्य है, मैं टाइम के चक्कर में आया हूँ, मैं समय पा गया, मैं जग जीत लूँगा। तो 490 या 490 रहेगा, हाफ रहेगा, G 9.8 रहेगा, वक्त के चक्कर में आया हूँ अभी निकाल लूँगा। ये 50 बार जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 10 सेकंड। 490 मीटर की ऊंचाई से गिरा हुआ बम 10 सेकंड में ज़मीन पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी ना गिरेगा, ये तो गिरेगा तो क्योंकि इस वेलोसिटी के कारण यहाँ, तो क्षैतिज दूरी बराबर, क्षैतिज दूरी बराबर, मैंने बताया हमेशा क्षैतिज वेग गुणते समय। क्षैतिज वेग मेरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पढ़े लिखे लोग हैं, आज तक कभी वेग को किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं लिखा गया, हमेशा मीटर पर सेकंड बनाया गया है। इनटू समय, समय तो हमने पहले ही निकाल लिया है 10। जाओ आंसर चेक करो और भागो यहाँ से। 5000 कि 500/3 मीटर दूर, 500/3 मीटर दूर अगर हम इस प्लेन से बम गिरा दें तो बिल्कुल शत्रु के खेमे में जा गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए ये थे वो प्रीमियम रेंज के सवालों को जिनको मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल मोशन हम आपको अगली क्लास में कुमार मित्तल से कल जब लाइव रहेंगे तो बताएंगे। और बात सुनिए, कल मुझे थोड़ा मम्मी जी की दवा पहुँचाने घर जाना है, तो कल थर्सडे को कोई क्लास नहीं हो पाएगी आप, तो कल आप लोग ब्रेक ले, एक दूसरे से कंसल्ट करके प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों को, जैसे आप ग्रुप में हो तो आपका कोई सवाल नहीं आ रहा है उसे ग्रुप में भेज दो और एक रिक्वेस्ट लगा दो, भैया जिसको आ रहा हो थोड़ा बता दो। और अगर किसी को बहुत अच्छा आ रहा हो, कोई मास्टर टाइप का आदमी ग्रुप में है, तो छोटा सा वीडियो बना करके, जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आता नहीं है, मतलब जो उनका अभी शुरुआत है, लर्नर हैं वो, उन्हें नहीं बन रहा है, तो वो अपना कुमार मित्तल का ही सवाल, उसका सवाल का फ़ोटो ग्रुप में भेज दिया करें। और उसमें मान लो इसमें ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्हें सवाल आता है, तो उसका पेपर सोल्यूशन की बजाय उसके पेपर पर एक छोटा सा वीडियो बना दिया करें, भाई उसको नीचे समझाते रहें और वीडियो बना दिया करें। दो चीज़ें आपकी, एक तो मास्टरी की स्किल डेवलप हो जाएगी,
5 मिनट के समय में आप उसको सवाल भी बता दोगे, मेरा काम हल्का हो जाएगा, आप अच्छे मास्टर हो जाएंगे, आपका दोस्त आपकी वजह से पढ़ लेगा। दोस्त लड़का हो या लड़की, दोस्त तो दोस्त होता है, आपकी वजह से वो पढ़ सकता है। तो कम से कम ये काम भी कर लिया करिए जो होशियार लोग हैं। और मान लो सबको नहीं आता है तो मैं तो जिंदाबाद है यही हूँ, हर सवाल बताऊँगा आपको, कभी मना किया है क्या? तो इतना काम बच्चों को अगर एक दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहिए और आप सब एक दूसरे को अच्छी प्रकार भरी प्रकार, जिस मेरे ख्याल से इस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं, इस बैच में जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे का करेक्शन एक दूसरे के साथ है। अगर आपका कोई सवाल फंसा है तो आपका दोस्त अगर उसकी मदद कर सकता है तो आप अपने दोस्त से मदद लीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। हाँ, अब ऐसे बकलोलों की तरह टाइम पास कर रहे हो। आइए, हम तुमको बहुत अच्छी फिजिक्स, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आज मैथ्स में किसी ने कोई सवाल भेजा नहीं, तिवारी जी ने कहा था कि एक आध सवाल है और सबकी किताबें अभी जो पेंडिंग है, भाई सब किताब खरीद लीजिए। हवा में थोड़ी ना कोई बात कर पाऊंगा, जब तक आपके पास किताब नहीं होगी मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो बुक्स परचेज करो, नहीं हो तो इलाहाबाद एक दिन चले जाओ, ले जाओ आकर के। हाँ, आसपास के मार्केट से जाकर सर्च करो। चलो फिर अभी प्रोजेक्टाइल मोशन कुमार मित्तल से 3-4 सवाल और बताऊंगा जो बहुत मेरे दिल के करीब हैं, उनको अगली क्लास में बता के फिर एचसी वर्मा पर हाथ डालूंगा और फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब लगा डालो, हमसे मिलो, हम सब बताएंगे। हाँ, ओके, थैंक यू।